पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने मेजर ऑफ एंगल के बारे में स्टडी किया था, मींस मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में स्टडी किया था। और उसमें हम लोगों ने देखे थे कि किसी एंगल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, मेजर करने के तरीके क्या क्या हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या आई थी, एक डिग्री आई थी। और डिग्री में उससे भी पहले आपका क्या आया था कि कब हमारा किस डायरेक्शन में हम एंगल मेजर करेंगे ताकि हम पॉजिटिव एंगल उसको कंसीडर करेंगे, और किस डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे ताकि हम उसको निगेटिव एंगल मेजर करेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था डिग्री क्या होता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल दो टाइप से मेजर किया गया था। क्या था, फर्स्ट क्या था डिग्री, सेकेंड क्या था रेडियन। ओके, डिग्री में क्या आया था कि सबसे पहले हम एक राइट एंगल फॉर्म करते हैं और उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए थे। क्लियर है, 90 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करने के बाद ईच पार्ट का नाम क्या था, 1 डिग्री। ओके, आई होप यू आर कंफर्ट विथ ऑल ऑफ दिस विच आर आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो उसके बाद फिर ईच पार्ट को हम लोग क्या बोले थे, 1 डिग्री। इसके बाद फिर एक डिग्री को हम लोगों ने क्या किया था कि 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। ईच डिग्री को, एक डिग्री को हम लोगों ने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। और हर पार्ट को, एवरी पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला था कि 1 मिनट से। क्लियर है। फिर क्या किए थे कि 1 मिनट्स को हम लोगों ने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। और 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ईच पार्ट का नाम क्या था, 1 सेकेंड। क्लियर है। इसमें मैंने आपको नोटेशन भी बताया था, फिर ये भी बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट्स इक्वल टू 60 सेकेंड, एंड देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू 3600 जी, 3600 सेकेंड भी होते हैं। क्लियर है। इसके बाद आपका रेडियन आया था, रेडियन को मेजर किए थे। फिर डिग्री एंड रेडियन में आपका रिलेशन बताए थे, और फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमने एक क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिया था कि आप ट्राई करेंगे। आई होप आप लोगों ने जरूर उसे ट्राई किया होगा। क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्कस किया था वो यहाँ पे एक स्क्वायर था। हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो गिवन एक स्क्वायर था। और आपको होमवर्क में क्या दिया गया था, होमवर्क में दिया गया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल पे यही काम आपको करना है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं और आप लोग मैच कीजिए कि आपका आंसर क्या आया है और मेरा आंसर, सही आंसर क्या है। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या बोला कि गिवन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है। क्लियर है, गिवन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल एक फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके ईच साइड आपस में इक्वल होते हैं। ऑफ लेंथ 5 यूनिट, इसका लेंथ कितना है, 5 यूनिट, इसका लेंथ 5 यूनिट है। क्लियर है। ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अराउंड द इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके चारों ओर एक क्या किया गया, पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, ऑलवेज मेंटेनिंग ए कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, हमेशा इसका डिस्टेंस क्या मेंटेन कर रहा है, 1 यूनिट का एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के हर एक पॉइंट से। तो सोचो जरा सा कि ये जब करेगा तो पहले इस तरीके से जब यहां आएगा तो ये तो यहां इस तरीके से मूव करेगा। क्लियर है, ये डिस्टेंस। इसके बाद यहां पे भी कुछ आपका इस तरीके से ये डिस्टेंस मूवमेंट होगा। क्लियर है। और यहां पे भी ये डिस्टेंस इसका कुछ इस तरीके से मूव करेगा। क्लियर है। इसका भी लेंथ आपका 5 होगा, ये लेंथ भी 5 होगा, और ये लेंथ भी 5 आएगा, जैसे कि स्क्वायर में भी हम लोगों ने किया था। अब प्रॉब्लम इसमें कहां आ रहा है, प्रॉब्लम इसके कॉर्नर में आ रहा है। क्या इस तरीके से ये स्ट्रेट मूव करेगा? ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि ये स्ट्रेट मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये लेंथ क्या है, 1, ये 1 है। ठीक है, और यहां पे कुछ एंगल फॉर्म होगा, तो ये लेंथ जो है वो 1 से तो बड़ा होगा। इतना तो मालूम है कि 1 से बड़ा होगा, लेकिन हमारा हमेशा डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 यूनिट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ ट्रायंगल। एवरी पॉइंट ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल से एवरी पॉइंट। ठीक है, तो आपका इस तरीके से स्ट्रेट तो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, यहां किस तरीके से मूव करेगा, तो यहां पे कॉर्नर पे एक सर्कुलर मूवमेंट होगा, जैसे स्क्वायर में भी हुआ था। ओके, नेक्स्ट, इस कॉर्नर पे भी हमारा मूवमेंट कैसा होगा, एक सर्कुलर होगा, और इस कॉर्नर पे भी हमारा मूवमेंट कैसा होगा,
एक सर्कुलर मूवमेंट होगा। क्लियर है? यहां पे ये लेंथ क्या है आपका 1 यूनिट, ये लेंथ 1 यूनिट, ये लेंथ 1 यूनिट, ये लेंथ 1 यूनिट। क्लियर है? अब हम देखो डिसाइड करते हैं कि जब मेरा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, तो ये मेरा एंगल कितना होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। ईच एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। अब सोचिए जरा सा कि ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा? ये तो यहां एक राइट एंगल फॉर्म करेगा, ये भी एक राइट एंगल फॉर्म करेगा, और एक पॉइंट पे आपका टोटल एंगल कितना फॉर्म होता है? 360। तो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, मींस 180 कंप्लीट। अब इन दोनों को मैच होके मतलब एड अप होकर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये अकेले 60 है, तो ये एंगल कितना फॉर्म हो गया? 120 डिग्री। सेम वे में यहां पे ये एंगल कितना फॉर्म होगा? 120 डिग्री, और ये एंगल कितना फॉर्म होगा? 120 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रही है। अब देखिए, अब इसका हमको लेंथ निकालना है कि ये जो बाहर मूवमेंट है, ये वाली जो मूवमेंट है आपकी, ये वाली जो मूवमेंट है, अगर इस पे कोई पार्टिकुलर मूव करता है, इसमें टोटल डिस्टेंस आपका क्या आएगा, ये आपको बताना है। ओके, तो कैसे हम बात करते हैं इसमें? तो देखो, ये वाला लेंथ तो 5 है आपका, ये लेंथ तो 5 है, फिर ये लेंथ भी आपका क्या आ गया? 5, ये लेंथ भी 5। अब हमको लेंथ फाइंड करना है ये सर्कुलर पाथ का। अगर इस सर्कुलर पाथ का लेंथ हमको मालूम हो जाए, नोन हो जाए, तो फिर हम यहां से टोटल डिस्टेंस इसका बतला सकते हैं। क्लियर है? अब टोटल लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां से फिर से आप ध्यान दीजिए कि ये एक क्या है? 120 डिग्री। अगर एक देखो, एक सर्कल है, पहले ऐसे आप समझो, एक सर्कल है, इसको अगर आप यहां 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, ये टोटल एंगल कितना फॉर्म होता है? टोटल एंगल जो फॉर्म होता है यहां पे 360 डिग्री। अब 360 को आप 3 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, तो 120, 120 और 120 है ना। तो ये वाला एक पार्ट आपका, ये एक पार्ट ये है। क्लियर है? मतलब अगर इन तीनों पार्ट को आप ऐड करोगे तो एक सर्कल फॉर्म होगा। ओके, तो टोटल डिस्टेंस travel to complete round, ये क्या हो जाएगा? 5 + 5 + 5, ये 5 क्या आ रहा है? ये तीनों साइड लेंथ। ओके, प्लस 2 पाई आर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 2 पाई आर कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है? ये सर्कुलर के कारण। ओके, तो ये कितना आ गया? 15 प्लस रेडियस का वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा? 2 पाई। ओके, तो 15 + 2 पाई यूनिट इसके जो हो गए आंसर हो गए। आई होप आप में बहुत लोगों का आंसर इसका आ गया होगा, आंसर मैच कर गया होगा कि 15 + 2 पाई। ओके, हम ये डिस्कस किए थे स्क्वायर में, और अब ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। अब अगर सोचो, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अगर यहां पे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ना होके कोई भी रैंडम ट्रायंगल हो जाए, है ना, इसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, देखते पहले उस पे भी में क्वेश्चंस आपका डिस्कस करेंगे, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये भी आपको सीखना है, ठीक है। तो आप भी क्या कीजिए, जब जैसे हम क्वेश्चन लिखें तो पहले आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, क्वेश्चन आप खुद से लिखिए और सॉल्यूशन खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। और देखिए कि आप कॉन्सेप्ट कितना सीख पा रहे हैं, कितने अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें मेरा ट्रायंगल जो है वो रैंडम ट्रायंगल होगा, किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन हम लेते हैं कि गिवन a triangle of side length 6, 7 and 8 unit, 6, 7 and 8 unit. A particle start moving around it
always maintaining a constant distance of length, a constant distance of 3 unit from every point on it, तो आपसे पूछ रहा है कि how much distance will it travel to complete, how will distance it will travel in one round। देखो, सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था स्क्वाड के लिए, अब फिर मैंने डिस्कस कर दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, और यहां पे अब जो ये ट्रायंगल है ये रैंडम ट्रायंगल है, कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमको डिस्कस करना है, तो यहां पे जो मेरा साइड लेंथ है वो किसी भी तरीके से है, चलो इस तरीके से मैंने ले लिया, ठीक है। ये 5, ये 6 7 8 है, ये 6 7 और ये 8 यूनिट का है, क्लियर है। अब इसके राउंड में वो घूम रहा है, तो सेम तरीके से फिगर तो फिर मेरा सेम तरीके से फॉर्म होगा। ये लेंथ हमारा कितना हो गया, ये लेंथ हमारा 6 हो जाएगा। जब इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग वो मूव करेगा, इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग मूव करेगा, तो ये लेंथ मेरा क्या आ जाएगा 7, और जब इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग वो मूव करेगा, इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग, तो मेरा लेंथ क्या आ जाएगा 8, ठीक है। कॉर्नर में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ये ए बी और सी। अब प्रॉब्लम फिर कहां है, इसके कॉर्नर पे। साइड में तो हमेशा एक स्ट्रेट मूवमेंट होगा, इसके कॉर्नर में हमको प्रॉब्लम है, तो कॉर्नर में फिर हमारा जो ये मूवमेंट है आप समझ पा रहे होंगे, ये हमेशा मेरा क्या होगा, एक सर्कुलर मूवमेंट होगा। कैसा मूवमेंट होगा, एक सर्कुलर मूवमेंट होगा। अब हमको इसका टोटल डिस्टेंस आपको बताना है, फिर कैसे इसका टोटल डिस्टेंस बताएंगे। चलो यहां पे तो पिछले जब मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल कर रहा था तो वहां एंगल हमको नोन था, लेकिन यहां पे तो कोई भी एंगल हमको नोन नहीं है, तो चलिए एट रैंडम मैं मान लेता हूं ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, और ये जो एंगल है ये आपका गामा एंगल है, क्लियर है। एट रैंडम कोई भी ट्रायंगल है, कुछ भी एंगल हो सकता है। अब देखिए ये जो मेरा एंगल है ये मेरा 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये 90 है, 90 है, क्लियर है। अब सोचो फिर इस पॉइंट पे पॉइंट ए पे टोटल एंगल हमारा कितना फॉर्म होगा 360, इसमें 180 ये हो गया, 180 हो गया, ये हो गया, सॉरी 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, इट मींस टोटल सम ऑफ 180 डिग्री। अब ये अल्फा है तो ये ऊपर एंगल, ये एंगल हमारा क्या होगा, तो 180 डिग्री माइनस अल्फा, 180 डिग्री माइनस अल्फा। सिमिलर वे में ये मेरा जो एंगल फॉर्म होगा, ये भी एंगल फॉर्म होगा, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस गामा। एंड सेम वे में यहां से ये जो एंगल मेरा फॉर्म होगा वो 180 डिग्री माइनस बीटा, क्लियर है। अब देखिए जरा सा ध्यान से कि ये 3 लेंथ है, इस लेंथ मान लेते हैं L1, इसका लेंथ L2, इसका लेंथ L3, ये लेंथ आपका L3 आ गया, क्लियर है। अब इसमें हमको वर्क करना है, इसका हमको लेंथ निकालना है। यहां पे तो इस साइड लेंथ में तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं कि कैसे हम इसका लेंथ निकालेंगे, हमको सिर्फ प्रॉब्लम है ये सर्कुलर में, इसका लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। तो सोचो जरा सा कि इसका लेंथ हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे। लेंथ हम फाइंड करेंगे, अगर हम L1 को क्या लिखेंगे, L1 को फाइंड करने का तरीका क्या है कि θ/360 इंटू 2πr, और अब तो ये रेडियस हमको कितना मालूम है कि ये रेडियस आपको क्या गिवन है, एक 3 यूनिट का, मतलब ये रेडियस आपको
3 यूनिट गिवन है। तो इसका L1 का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो थीटा मेरा क्या है 180 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन 360 इंटू 2 पाई इंटू 3। अब ये फिर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, क्लियर है। अब यहां से क्या आ गया कि 3 इंटू 180 डिग्री माइनस अल्फा, L1 का लेंथ ये आ गया। सिमिलर वे में हम L2 का लेंथ लिखेंगे, क्या आ जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री माइनस बीटा, एंड सेम वे में L3 इक्वल टू 3 इंटू 180 डिग्री माइनस गामा, क्लियर है। अब L1 का लेंथ मालूम हो गया, L2 का लेंथ मालूम हो गया, अब हमको लेंथ मालूम करना है टोटल लेंथ। अब हमको क्या मालूम करना है कि टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैसे होगा, टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारा क्या है 6 7 प्लस 8, तो 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस ये तीन लेंथ, तो क्या आ जाएगा आप सोचिए जरा सा। इसमें मैं 3 कंप्लीट कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये L1 का लेंथ है, तो 3 इंटू 180 माइनस गामा अल्फा, ये क्या आ जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस 180 माइनस गामा। ये डिस्टेंस आ गया मेरा टोटल डिस्टेंस। अब यहां से क्या होगा, ये तो 21 प्लस 3 इंटू 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना 540 और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्लियर है। अब सोचिए जरा सा, ये 21 प्लस 3 और ये 540 और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये ट्रायंगल के तीनों का इंटरनल का सम है। तो यहां से क्या लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है 180 डिग्री, तो ये वैल्यू हमको यहां पुट करना पड़ेगा। तो 540 माइनस 180 करेंगे तो 360, क्लियर है। 360 ये कितना आ जाएगा 360 कहने का मतलब क्या 2 पाई, ओके। यानी इसका टोटल लेंथ मेरा कितना आ गया 21 प्लस 6 पाई यूनिट, 6 पाई यूनिट, क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कैसे हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में इतने क्वेश्चंस काफी हैं, आप इस तरीके के क्वेश्चंस अब प्रैक्टिस कीजिए, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर अब हम साइन थीटा का रियल डिफिनीशन देखते हैं। साइन थीटा का था एक तो डिफिनीशन आप लोग को बताया गया था फर्स्ट वीडियो में, ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट वीडियो में कि साइन थीटा का डिफिनीशन क्या है। अब हम फिर से उसका ज्योमेट्रिकली डिफिनीशन देखेंगे कि उसका ज्योमेट्रिकली डिफिनीशन क्या है, क्लियर है। तो हेडिंग होगा आपका, हेडिंग होगा रियल डिफिनीशन ऑफ रियल definition of sin theta and cos theta, क्लियर है। साइन थीटा एंड कॉस थीटा का रियल डिफिनीशन क्या है? तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्लियर है, यहां पे एक कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट XY है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है XY है, इसको ओरिजिन से मैच करते हैं, इसका नाम क्या होगा R, और यहां से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये मान लेते हैं A, ये O हो गया, ठीक है। इस परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है Y और इसका लेंथ क्या है X, क्लियर है। इट मींस यहां से अगर हम OA का लेंथ क्या है X, PA का लेंथ क्या है Y एंड OP का लेंथ क्या है R, और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस एंगल का नाम क्या देते हैं थीटा, इस एंगल का नाम क्या देते हैं थीटा। तो रियल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा हम लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ
पॉइंट P from x-axis divided by distance of point from x-axis divided by distance of point from origin divided by, ये D कैपिटल लिख दीजिए, divided by कि distance of point from origin। तो ये इसका ज्योमेट्रिकली डिफिनीशन है, साइन थीटा का ज्योमेट्रिकली डिफिनीशन यही है। क्लियर है कि साइन थीटा को हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P मींस जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम साइन थीटा को डिफाइन कर रहे हैं, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेरा ये जो एंगल थीटा फॉर्म हुआ है उसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, यहां भी आप मेंशन कर दीजिए P फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है, यानी यहां से अगर हम देखें इस फिगर के लिए तो साइन थीटा का डेफिनेशन क्या आ जाएगा, साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होगा, तो y अपॉन, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस y, तो हम क्या बोलेंगे कि y अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये डिस्टेंस हमने क्या लिया है r, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन r। क्लियर है। सेम वे में अगर हम cos थीटा का डेफिनेशन लिखें कि cos थीटा का डेफिनेशन क्या होगा, तो फिर ये सेम तरीके से कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, देखो ये डिस्टेंस आपका A है, तो यहां से ये भी हम डिस्टेंस बोल सकते हैं, ये दोनों डिस्टेंस आपका सेम होगा। क्लियर है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, क्लियर है। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल डिफिनीशन हो गया cos थीटा का। cos थीटा का ज्योमेट्रिकल डिफिनीशन क्या हो गया कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर इस फिगर के लिए हम बात करेंगे तो cos थीटा का डिफिनीशन क्या होगा इस फिगर के लिए कि x अपॉन r, इन फ्यूचर ट्रिग्नोमेट्री में आगे या फिर हो सकता है और किसी दूसरे जगह आप ये यूज भी कर सकते हैं कि y इक्वल टू, हम ये यूज करेंगे कहीं y इक्वल टू r साइन थीटा से रिप्लेस करेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी इसको याद रखना अभी जरूरी नहीं है, बट इसको यूज करेंगे इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं। ठीक है, और फिर यहां से आप क्या यूज कर सकते हैं, x इक्वल टू r cos थीटा, ये दोनों चीजें आपका यूज हो सकता है। ओके, तो ये दोनों आपका रियल डेफिनेशन है साइन थीटा एंड कॉस थीटा का। अब इसी दोनों के बेस पे आप टेन थीटा का रियल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकली डेफिनेशन। इसके पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा तो वहां आप देखे होंगे कि साइन थीटा को मैंने डिफाइन किया था, इट इज द रेशियो ऑफ P एंड H, ये परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का रेशियो है। बट यहां पे भी मैं डिफाइन कर रहा हूं दूसरे तरीके से, ऐसा नहीं कि वो डिफिनीशन और ये डिफिनीशन अलग है, दोनों अलग अलग है सर, दोनों में सही कौन है, दोनों सही है। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो न्यूमेरिकल डिफिनीशन है, आप ऐसे बोल सकते हो। और ये जो है ज्योमेट्रिकल डिफिनीशन है कि ज्योमेट्रिकली साइन का मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिकली कॉस का मतलब क्या हुआ। इस तरीके से आप ज्योमेट्रिकली टेन का मतलब समझ सकते हैं, ज्योमेट्रिकली कॉट का मतलब समझ सकते हैं। क्लियर है, तो अब हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे बात ना करके सिर्फ साइन और कॉस पे बात कर लेंगे। क्लियर है, क्यों साइन और कॉस पे बात कर लेंगे, क्योंकि अगर साइन हमको मालूम है, साइन का नेचर अगर हमको मालूम है तो इसके रिस्पेक्ट में हम कॉसेक थीटा का नेचर मालूम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन का नेचर अगर हमको मालूम हो जाए तो हम कॉसेक का नेचर मालूम कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात, अगर हमको कॉस का नेचर पता है या कॉस के बारे में हमको पता है तो उसके हेल्प से हम किसका नेचर मालूम कर सकते हैं, सेक का नेचर मालूम कर सकते हैं, मींस सेक थीटा का नेचर हम मालूम कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद अगर
हमको tan का नेचर मालूम है, तो tan का नेचर मालूम कैसे होगा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये क्या आता है आपका tan थीटा। तो अगर आपको tan थीटा का नेचर मालूम करना है तो इन दोनों के नेचर को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, ये दोनों कैंसिल आउट होगा। तो tan थीटा का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। क्लियर है, तो ये tan थीटा का मालूम हो गया। और अगर आपको tan थीटा का मालूम है तो फिर किसका मालूम हो जाएगा, cot थीटा का मालूम होगा, क्योंकि cot थीटा इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। क्लियर है, आप सभी कंफर्ट होंगे इसमें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जब भी बात करेंगे पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में तो सिर्फ साइन की बात करेंगे और कॉस की बात करेंगे, मीन साइन थीटा की बात करेंगे और कॉस थीटा की बात करेंगे। इसी दोनों के बिहेवियर पे हम पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 का 6, बाकी 2 का मैं डिस्कस कर दूंगा, 4 इसी तरीके से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू कुछ फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये सभी साइन में भी फाइंड करेंगे, कॉस में भी फाइंड करेंगे, tan में, cot में, cosec में, लेकिन हम सिर्फ 2 में फाइंड कर देंगे, साइन में एंड कॉस में। रेस्ट में आप फाइंड कीजिएगा कि रेस्ट में साइन थीटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30, 45, 60, 90, फिर ये सारा मैं फाइंड करूंगा, कॉस का भी मैं फाइंड कर दूंगा, और फिर आप फाइंड करेंगे किसका, tan का, cot का, sec का, cosec का। ओके, लेट्स कम। अब हम फाइंड कर रहे हैं साइन 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री, है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पे सबसे पहले एक सर्कल हम कंस्ट्रक्ट किए। एक सर्कल में यहां पे मान लेते कोई पॉइंट आपका क्या है P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, और यहां से इसमें हम डिस्टेंस A, ये O, ये P और ये आपका थीटा हो गया। क्लियर है, तो यहां से ये जो आपका होता है 0 डिग्री, ऐसा भी एक चीज आप रियलिटी में समझिए कि 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना ये संभव नहीं है इन द रियल वे में। कैसे, कि 0 डिग्री का एंगल तभी फाइंड हो सकता है जब किसी ट्रायंगल में, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल होगा, अब 0 की बात कर रहे हैं यानी यहाँ पे एंगल 0 फॉर्म हो रहा होगा, तो किसी ट्रायंगल में हमेशा मेरा एग्जैक्ट 0 डिग्री एंगल नहीं बन सकता है, 0 डिग्री एग्जैक्ट एंगल नहीं फॉर्म हो सकता है। ठीक है, बट ये चीज जो है लिमिटिंग केस है, लिमिटिंग वैल्यू है, जस्ट अप्रोच, जस्ट नियर टू 0, हम जस्ट नियर टू 0 बात करते हैं। क्लियर है, तो देखो जरा सा, ये जो है जस्ट याद रखिएगा ये लिमिटिंग केस है, ये लिमिटिंग केस है। अब सोचो ये मेरा 0 डिग्री है, अब ये 0 डिग्री ये कब फॉर्म हो सकता है, सोचो ये थीटा होगा इफ थीटा टेंस टू 0, इसको क्या बोलते हैं टेंस टू 0। ये सारा चीज ज्यादा डिटेल्स में आप लिमिट टॉपिक पढ़ेंगे, वहां और भी डिटेल में आपको लिमिटिंग केस के बारे में बताया जाएगा, टेंस टू का मतलब बताया जाएगा। क्लियर है, टेंस टू का मतलब सिर्फ अभी आप याद रखिए जस्ट नियर टू, है ना, अबाउट टू इक्वल एग्जैक्टली इक्वल नहीं, जस्ट अबाउट टू इक्वल। ओके, तो इफ थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा 0 कैसे बन सकता है, तो सोचो जरा सा, ये डिस्टेंस आपका क्या है, इसमें y और ये डिस्टेंस आपका क्या है x। अब ये 0 डिग्री कैसे फॉर्म हो सकता है, ये 0 डिग्री फॉर्म होने का मतलब ये जो मेरा मूवमेंट है ये धीरे धीरे छोटा होगा, ये धीरे धीरे मेरा मूवमेंट छोटा होगा, तब जाकर मैं 0 डिग्री एंगल यहां से फॉर्म हो सकता है। इट मींस ये y मेरा कहां टेंस करेगा 0 की ओर। इफ थीटा टेंस टू 0 देन ये y जो है वो मेरा कहां टेंस करेगा 0 की ओर। क्लियर है, अब चलिए आते हैं साइन 0 डिग्री की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन का तो वैल्यू है, हमको साइन का डेफिनेशन क्या पता है कि डिस्टेंस ऑफ
पॉइंट P from x-axis, distance of point P from x-axis upon divide by distance of point P from origin, क्लियर है? ये मान लेते हैं R। ओके चलो, अब यहां से साइन ऑफ 0 डिग्री बराबर, अब जब ये 0 की ओर होगा, थीटा 0 मेरा फॉर्म होगा, इसका मतलब ये y मेरा 0 की ओर जाएगा, और इसका फॉर्मूला तो मेरा यही होगा y बाय आर, और इस केस में y हमारा क्या हो रहा है 0 बाय आर, दैट इज 0। क्लियर है? इसका मतलब कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जस्ट इट इज ए लिमिटिंग केस, इट इज ए लिमिटिंग केस, नॉट एन एग्जैक्ट केस, बट जहां भी हमको यूज होगा साइन 0 वो मैं 0 लिखूंगा। ओके चलिए, सेम वे में हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉस थीटा मींस कॉस 0 डिग्री का, तो उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? कॉस 0 डिग्री का। अब यहां पे अगर थीटा, इफ थीटा टेंड्स टू 0, देन अभी हम जस्ट देखें कि y कहां जाएगा? 0 की ओर। अब सोचो जरा सा, अब सोचो कि ये जो है जैसे जैसे ये डिस्टेंस OP जो है, पॉइंट P जो है एक ही ओर जाएगा, इस तरीके से पॉइंट P जो है वो एक ही ओर जाएगा, इसका मतलब देन y टेंड्स टू 0 एंड x जो होगा वो टेंड्स टू r, जो होगा r टेंड्स टू x, मतलब r जो होगा वो जस्ट x के इक्वल हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अभी क्या है? अभी इस तरीके से ये डिस्टेंस है, और ये ऐसे है। जैसे जैसे ये छोटा होता जाएगा, ये छोटा होगा, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा r है और ये डिस्टेंस x है। क्लियर है? तो ये जस्ट एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएगा, इट मींस x इक्वल टू r होगा। ओके अब देखिए, अब हमको डिसाइड करनी है यहां पे क्या चीज? cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन से जस्ट इसका डिस्टेंस, तो cos ऑफ 0 डिग्री, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस से भी इसका डिस्टेंस क्या है? पॉइंट P का, तो आप क्या बोल सकते हैं? x। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस क्या आ गया? x बाय r, और जब ये 0 की ओर टेंस कर रहा है, तो यहां से देखिए r जो है वो किसको टेंस करेगा? x की ओर, तो यहां से x अपॉन ये r भी किसको टेंस करेगा? x को, तो यहां से cos ऑफ 0 डिग्री ये किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल। क्लियर है? जब हमारा थीटा 0 की ओर टेंस करेगा, उस केस में y हमारा 0 की ओर टेंस करेगा एंड r जो है x की ओर टेंस करेगा। और सिंस y हमारा 0 की ओर टेंस कर रहा था, इसी रीजन से साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया? 0 डिग्री, एंड r जो है x की ओर टेंस कर रहा है, इसीलिए cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया? 1 के बराबर। क्लियर है? तो ये दो चीजें थी। अब इस तरीके से आप tan 0 फाइंड कर सकते हैं, cos 0 tan 0 फाइंड कर सकते हैं। अब ये आपका वर्क है, आप ट्राई कीजिएगा। क्या होगा कि tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? क्लियर है? ये ट्राई कीजिए, और फिर sec 0 डिग्री, tan के बाद cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? फिर sec 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? cosec 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ये चार आप ट्राई कीजिए। क्लियर है? मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर ये क्लियर है, समझ में आ गया कि कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये चीजें आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? इसको यूज करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, एनी नंबर
एनी नंबर डिवाइडेड बाय, एनी नंबर कहने का मतलब एनी फाइनाइट नंबर, एनी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, ये हमेशा क्या होता है? जीरो। एंड एनी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इक्वल टू जीरो, एंड इंफिनिटी अपॉन एनी फाइनाइट नंबर, एनी फाइनाइट नंबर, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव, ये इंफिनिटी, ये यहां एनी पॉजिटिव होगा, अगर ये निगेटिव हो गया तो निगेटिव। क्लियर है? ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? इसके हेल्प से ये फाइंड होगा। अभी मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल लिखाऊंगा तो उसमें इसका सारे का वैल्यू मैं बताऊंगा, बट आप फिलहाल थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, देखिए आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्लियर है? अब मैं आगे प्रोसीड करता हूं और साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है? 90 डिग्री तो आप यहीं से फाइंड कर सकते थे। क्लियर है? पहले में 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, फिर रेस्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। अब देखो जरा सा, यहां से साइन 90 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री, इस दोनों का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? देखिए, फिर से एक हम सर्कल बनाएंगे सेम वे में जैसे अभी बनाए थे, और फिर ये एक मेरा सर्कल है, ये मान लेते हैं यहां पे मेरा पॉइंट P है, एक्स वाई, और ये एंगल है, यहां से इसको परपेंडिकुलर डाले A। क्लियर है? ये O, ये R और ये X। ठीक है? अब यहां जो ये मेरा एंगल है ये थीटा, ये एंगल थीटा है। क्लियर है? अब इसी में ये भी एक तरीके से आपका क्या है? लिमिटिंग वैल्यू है। क्यों? क्योंकि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, यहां पे जैसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल तो मेरा क्या फॉर्म हो गया? 90 डिग्री। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है? राइट एंगल कैसे? जैसे ट्रिगोनोमेट्री आया, साइन आया, यानी कहीं ना कहीं 90 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, और अगेन यहां पे एंगल भी क्या है? 90। क्लियर है? तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल फॉर्म नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? इसीलिए ये भी केस आपका कैसा केस है? लिमिटिंग केस है। चलिए देखते हैं। इफ थीटा टेंस टू 90, क्लियर है? थीटा अगर 90 की ओर टेंस कर जाए, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 90 की ओर टेंस कर जाए, तो ये 90 की ओर टेंस हमारा कब करेगा? ये 90 की ओर टेंस कब करेगा? एक मिनट पहले ये देख लो कि ये वाला भी डिस्टेंस हमारा x है। क्लियर है? अब ये 90 की ओर टेंस कब करेगा? जब ये वाला, ये पूरा का पूरा इस पे चला जाए। ठीक है? ये यहां से ये y है तो ये भी y है। क्लियर है? ये 90 कब फॉर्म करेगा कि ये पूरा OP इस तरीके से यहां आ जाए y एक्सिस पे। ये मेरा कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। उस केस में r जो होगा वो y को टेंस करेगा। इफ थीटा टेंस टू 90 डिग्री देन r टेंस टू y, और r y की ओर टेंस करेगा। उस केस में ये x हमारा क्या होगा? धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, क्योंकि x हमारा ये लेंथ है, ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। उस केस में x टेंस टू क्या हो जाएगा? 0। उस केस में x टेंस टू 0। अब यहां से हम फाइंड करते हैं साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री जस्ट कैसे? साइन का ज्योमेट्रिकल डिफिनीशन अब उतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखते हैं। साइन 90 डिग्री क्या होगा? इसका फॉर्मूला y अपॉन r। ठीक है? क्योंकि साइन का डिफिनीशन, ज्योमेट्रिकल डिफिनीशन क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, सॉरी, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। तो फ्रॉम x एक्सिस इसका डिस्टेंस क्या है? y। और जब ये 90 की ओर टेंस करेगा, जब ये 90 की ओर टेंस करेगा तो ये आपका क्या आ जाएगा? y अपॉन y, दैट इज 1। यानी इन दिस केस साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। क्लियर है? सेम वे में अगर हम यहां से फाइंड करने की कोशिश करें या चाहते हैं cos 90 डिग्री,
सेम तरीके से कॉस का ज्योमेट्रिकल डिफिनेशन क्या बताया गया जस्ट अभी आपको, कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, x अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है r, लेकिन जैसे ये 90 डिग्री की ओर फॉर्म होता है तो x कहां फॉर्म, x किसकी ओर टेंस करता है, 0 की ओर टेंस करता है। तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया, ये डिस्टेंस आपका क्या आ गया, 0 अपॉन r इक्वल टू 0। इट मींस कि cos ऑफ 90 इक्वल टू क्या आ गया, 0 डिग्री। cos ऑफ 90 इक्वल टू 0 डिग्री, sin 90 0। तो 4 वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आगे अब हम 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्लियर है। ये सारे अभी जो मैंने 4 वैल्यू यहां से फाइंड किया, ये 4 का 4 वैल्यू अपने आप में लिमिटिंग वैल्यू है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में ये एक्चुअल एंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। किसी ट्रायंगल में आपका एक्चुअल में 0 डिग्री या फिर एक्चुअल में 90 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं संभव है, यह फॉर्म नहीं हो सकता, क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा ऑलरेडी कितना होता है, 60 डिग्री, और फिर उस एंगल को हम बाइसेक्ट करके एक हम एंगल क्या फॉर्म करेंगे, 60 को बाइसेक्ट करके 30 डिग्री फॉर्म करेंगे, और फिर उसी ट्रायंगल में हमारा 30 डिग्री भी फॉर्म हो जाएगा और 60 डिग्री भी फॉर्म हो जाएगा, क्लियर है। अभी तक हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। ये चारों का चारों वैल्यू अपने आप में लिमिटिंग वैल्यू था। कैसा वैल्यू था, लिमिटिंग वैल्यू था, क्लियर है। मतलब लिमिटिंग वैल्यू का मतलब हो गया कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 0 डिग्री फॉर्म करना रियली में संभव नहीं है, ये जस्ट ये अप्रॉक्स है, ठीक है। तो अब हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां से कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्लियर है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, ए बी सी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री, और ये भी आपका क्या हो गया, 60 डिग्री, क्लियर है। इसमें तीनों साइड भी आपका क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहां से इसका साइड का लेंथ हम क्या मान लेते हैं, 2x, 2x और 2x, क्लियर है। अब यहां से हम क्या करते हैं, पॉइंट ए से हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं डी पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख लीजिए, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किए हैं कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट और आप जानते होंगे, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में या तो आप इस एंगल का बाइसेक्टर कहिए फिर भी सही है, या फिर BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहिए, दोनों लाइन अपने आप में क्या होगा, कॉन्साइड करेगा, क्लियर है। तो यहां से ये कॉन्साइड करेगा। अब यहां से देखिए, ये जो एंगल आपका फॉर्म हो गया, ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री। अब आ जाइए इन ट्रायंगल ADC में, यहां इस ट्रायंगल ADC में ये एंगल मेरा कौन सा फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री। ये एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, ये एंगल 30 डिग्री, और ये पूरा का पूरा लेंथ। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, ये यहां सामने एंगल को भी बाइसेक्ट करता है एंड इसके बेस को भी बाइसेक्ट करता है। तो इसके ये दोनों इक्वल लेंथ का है, ये टोटल लेंथ क्या है, 2x, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, x, और ये लेंथ क्या हो जाएगा, x, और ये होल लेंथ क्या है, 2x, क्लियर है। अब देखें यहां से, अब यहां से क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ADC में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं किसका, AD का।
कैसे? तो राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल की एक खास बात क्या है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड नोन है, अगर आपको दो साइड नोन है तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आप थर्ड साइड बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहां भी ध्यान दीजिए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए डी सी में आपको एक साइड 2x नॉन है, AC नॉन है, इसका लेंथ 2x, एक साइड का लेंथ क्या नॉन है, DC x, दो का लेंथ नॉन है, तीसरे का लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज अगर करें तो यहां से क्या लिखेंगे कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो AC का लेंथ क्या है 2x का होल स्क्वायर, AD का लेंथ हमको फाइंड करना है, प्लस DC का लेंथ क्या है x स्क्वायर। इट मींस कि AD का स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर। इसका मतलब कि AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD इक्वल टू यहां से क्या लिखेंगे कि √3x। तो AD की लेंथ कितनी मालूम हो गई, √3x। ये लेंथ क्या हो गया आपका √3x। अब जो भी आपको फाइंड करना है वो हम फाइंड करते हैं। हम हमेशा इसी ट्रायंगल में बात कर रहे हैं ADC में। आप चाहें तो ADB में भी सेम वर्क कर सकते हैं। दोनों हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों सिमेट्रिक है, इसलिए आप किसी भी ट्रायंगल में बात करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा। अब AD इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहां से अगर हम फाइंड करें साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री साइन थीटा का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, या फिर अब हम यहां से न्यूमेरिकल डेफिनेशन इसका जो है वो यूज करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय h। तो इस ट्रायंगल में ADC में 30 डिग्री हमारा ये फॉर्म हो रहा है ना, तो इसके सामने का साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा, इट मींस DC परपेंडिकुलर होगा। तो क्या लिखेंगे DC अपॉन h। h क्या होता है हमेशा 90 डिग्री के सामने के साइड को, ठीक है। तो ये हमारा साइड क्या हो गया 2x। तो DC अपॉन AC, इट मींस कि साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू DC का लेंथ क्या है x और AC का लेंथ क्या है 2x। इट मींस कि साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया 1/2। और ये सारी चीजें आप जानते होंगे, ठीक है, बस मैं इसका प्रूफ डिस्कस कर रहा हूं। अब यहां से अगर हम डिस्कस करें कि cos ऑफ 30 डिग्री, तो cos ऑफ 30 डिग्री क्या होता है B/h बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है। अब देखिए इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में हमारा बेस कौन होगा। अब इस 30 डिग्री से इंक्लूडेड साइड कौन है, एक हमारा AC है और दूसरा क्या है AD है। तो AC तो बेस नहीं हो सकता, क्यों, AD तो हम इसको ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि ये मेरा हाइपोटेनस है। तो AD हमारा क्या हो गया बेस हो गया। तो यहां से क्या लिखेंगे AD अपॉन हाइपोटेनस क्या है H, इट मींस AC। इसका मतलब क्या आ गया, अब AD का लेंथ क्या है, तो अभी जस्ट देखे थे AD का लेंथ √3x। तो ये क्या आ गया आपका √3x और AC कितना है 2x। तो ये फिर x से x कैंसिल, इट मींस कि cos ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई √3/2। तो यहां से दो रिजल्ट, साइन 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2। क्लियर है। अब सेम तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री इसी ट्रायंगल में, ठीक है, कि साइन ऑफ 60 डिग्री एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री। अभी हम 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात किए, तो अगर हम इसी ट्रायंगल में साइन ऑफ 60 की बात करें, साइन ऑफ 60 डिग्री, अब साइन थीटा का डेफिनेशन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इट मींस P अपॉन H। अब P क्या था इसके रिस्पेक्ट में, P हमारा क्या है AD। तो क्या लिखेंगे AD और H क्या है 2x, सॉरी H क्या है मींस AC। तो AD का लेंथ क्या है, AD का लेंथ √3x अपॉन 2x, ये दोनों कैंसल √3/2। इट मींस कि साइन ऑफ 60 इक्वल टू √3/2। ओके। अब सेम वे में हम फाइंड करेंगे cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू। तो cos ऑफ 60 फिर बेसिक डिफिनीशन क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है। तो इसमें बेस हमारा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस। 60 के रिस्पेक्ट में हमारा बेस क्या हो गया
DC, तो यहां से क्या लिख देंगे, DC अपॉन AC। अब DC का लेंथ क्या, x अपॉन 2x दैट इज 1/2। क्लियर है? इसका मतलब कि cos ऑफ 60 इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया, 1/2। क्लियर है? मैंने आपको बोला था कि मैं सिर्फ साइन का वैल्यू फाइंड करूंगा, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा, इट मीन साइन 0, साइन 30, साइन 60 और रेस्ट जितना भी है tan, cot, sec, cosec, ये सारे वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्लियर है? तो यहां से फिर मैंने साइन 60 वैल्यू फाइंड कर दिया, cos 60 वैल्यू फाइंड कर दिया। अब रेस्ट tan ऑफ 60, cot ऑफ 60, sec ऑफ 60, cosec ऑफ 60, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर है? अभी हम एक और वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, 45 की। सिर्फ एक वही वैल्यू बचा हुआ है। हमने 0 डिग्री फाइंड कर लिया, 90 डिग्री फाइंड कर लिया, 60 डिग्री फाइंड कर लिया, 30 डिग्री फाइंड किए। अब हम क्या फाइंड करते हैं, 45 डिग्री की वैल्यू। क्लियर है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको लेना पड़ेगा। क्लियर है? एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, ये ए बी सी, इसमें ये एंगल मेरा क्या है, 90 डिग्री है, और ये दोनों एंगल क्या हो गया, 45 डिग्री और 45 डिग्री। ये हम किसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, कि साइन ऑफ 45 डिग्री एंड कॉस ऑफ 45 डिग्री। क्लियर है? देखो जरा सा, अब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो दोनों के सामने का साइड इक्वल होता है। इफ इन एनी ट्रायंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन इट्स अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये साइड दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। चलो इसका लेंथ x मान लेते हैं, इसका भी लेंथ क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्लियर है? देखो अब ये x है, ये x है, हमको क्या लेंथ फाइंड करना है, AC। ओके, तो AC फिर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, इट मीन्स AC इक्वल टू रूट 2x। क्लियर है? अब हमको AC का लेंथ फाइंड हो गया। अब इसके हेल्प से हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। साइन 45, साइन का डिफिनीशन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन हो गया, अब इसमें तो 45 डिग्री है, अब ये दोनों एंगल आपका क्या हो गया, 45। क्लियर है? अब किसी के रिस्पेक्ट में आप बात कर सकते हैं, या तो इस एंगल के भी रिस्पेक्ट में या इस एंगल के रिस्पेक्ट में। तो चलो मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, 45 इसके रिस्पेक्ट में बात करता हूं। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा लेंथ मेरा, AB अपॉन AC। AB का लेंथ क्या है, x अपॉन, और AC का लेंथ अभी जस्ट क्या फाइंड किए, रूट 2x। तो ये क्या आ गया आपका, रूट 2x। क्लियर है? तो ये रूट 2x, तो साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू, ये x से x कैंसिल, 1 अपॉन रूट 2। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं कॉस ऑफ 45। सेम वे में बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसके रिस्पेक्ट में बेस हमारा क्या है, BC। तो ये आ गया हमारा BC अपॉन हाइपोटेनस मींस AC, इट मींस BC का लेंथ फिर से x अपॉन रूट 2x। तो कॉस ऑफ 45 इक्वल टू, ये फिर से कैंसल, 1 अपॉन रूट 2। क्लियर है? तो ये आपका साइन ऑफ 45 की वैल्यू हो गई, कॉस ऑफ 45 की वैल्यू हो गई। क्लियर है? आप क्या क्या देख चुके, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, और बाकी रेस्ट 4 वैल्यू हैं, ये मैंने छोड़ दिया है आपके वर्क के लिए। क्लियर है? तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो अगला वीडियो आपका काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको रिडक्शन फॉर्मूला बताने वाला हूं। रिडक्शन फॉर्मूला बताने के बाद आपको समझ में फिर आ जाएगा कि साइन से ही फिर कैसे कोसाइन बनता था। क्लियर है? जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि साइन जो वर्ड था उसी में सिर्फ मैंने को वर्ड ऐड किया था,
और वो कोसाइन बन गया था। कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।